कहानी की शुरुआत में हम डीमन लॉर्ड फेंग युआन और साथ ही साथ कई सारे कल्टीवेटर्स को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो सभी कल्टीवेटर्स डीमन लॉर्ड फेंग युआन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी उन सभी कल्टीवेटरों में से एक कल्टीवेटर फेंग युआन से कहता है, जल्दी से उस ऑटम सिकाडा को हमें दे दो और हम तुमसे वादा करते हैं कि बदले में हम तुम्हें एक आसान मौत देंगे। तभी हम वहां खड़े एक दूसरे कल्टीवेटर को देखते हैं। वो फेंग युआन से बड़े ही गुस्से से कहता है, आखिर तुम कब तक यूं ही स्ट्रगल करते रहोगे? यहाँ पर हम सभी राइटिस सेक्ट वालों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, तो तुम्हारे बचने का कोई भी चांस नहीं है। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम हमें ऑटम सिकाडा को जल्दी से हैंड ओवर कर दो। तभी हम एक व्हाइट कपड़ों वाले कल्टीवेटर को देखते हैं और वो कल्टीवेटर भी फेंग युआन से कहता है, तुमने इन आखिरी के हजारों सालों में कई सारे बुरे काम किए हैं। तुमने अपनी इस लाइफ में हजारों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया, मगर आज हम सभी मिलकर तुम्हें खत्म कर देंगे। तभी वहां खड़ी एक फीमेल कल्टीवेटर युआन फेंग के थोड़ा पास आकर युआन फेंग से बड़े ही कोल्ड तरीके से कहती है, तुम एक घटिया बास्टर्ड हो। क्या तुम्हें याद है, तुमने 300 साल पहले मेरी इज्जत लूटी थी, और यही नहीं बल्कि तुमने उसके बाद मेरी फैमिली को भी खत्म कर दिया था। आज तक मैं तुम्हारे उस गुनाह को नहीं भूल पाई, और मैं आज तुमसे उस चीज का यहाँ पर बदला लेने वाली हूँ, तुम्हें एक काफी खौफनाक मौत देकर। वहीं फिर हम फेंग युआन को देखते हैं जो कि उन सभी के बीच में खड़ा होता है। हम देखते हैं उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा इंजरीज आ रखी होती है, मगर फिर भी वो ऐसे खड़ा होता है जैसे कि वो पूरी तरह से ठीक हो। हालांकि वो आगे से उन लोगों को कोई भी जवाब नहीं देता, और यूं फेंग युआन को कुछ न बोलता देख वो सभी कल्टीवेटर्स वापस से फेंग युआन पर अटैक कर देते हैं। फिर हमें 6 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि फेंग युआन आसमान की ओर देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं हारा या फिर जीता, मगर मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। फिर हम देखते हैं उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, मगर तभी उसे अपनी पुरानी मेमोरीज के फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, जहाँ पर कि हमें फेंग युआन बताता है कि शुरुआत में मैं अर्थ पर रहने वाला एक सिविलाइज्ड पर्सन था, जहाँ पर कि मैं एक काफी बड़ा स्कॉलर था, मगर न जाने कैसे एक दिन मैं इस इमॉर्टल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया, और यहाँ आकर मुझे पता चला कि ये वर्ल्ड कल्टीवेशन का वर्ल्ड है। और फिर इस वर्ल्ड में आने के 300 सालों बाद मुझे समझ आया कि मैं इस दुनिया का सिर्फ एक ट्रैश हूँ, पर यहाँ के सभी लोग मुझे काफी ज्यादा बुली किया करते थे, और वहीं दूसरी तरफ में जो कि छुप छुप कर रोया करता था। मगर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं किसी को भी यूं खुद को बुली नहीं करने दूंगा। फिर उस दिन के बाद से मैं एक डार्क पाथ पर चलने वाला कल्टीवेटर बन गया, जिसकी की पहचान सिर्फ और सिर्फ क्रुएलिटी थी। फिर यूं ही धीरे धीरे 500 साल बीत गए और मैं बन गया एक हेवनली डीमन किंग। मगर आज यहाँ पर मैं फिर से हार चुका हूँ। एक डीमन लॉर्ड बनना सच में काफी ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि डीमन लॉर्ड बनने के लिए क्रुएलिटी के पाथ पर चलना होता है, और ऐसे क्रुएल लोगों की हेवंस में कोई जगह नहीं होती। यहाँ पर हमें लगता है कि फेंग युआन शायद सुधर चुका है, मगर तभी फेंग युआन एक ईविल हंसी हंसता है और एक डेविलिश हंसी हंसते हुए खुद से कहता है, हालांकि डीमन बनना काफी ज्यादा बुरा है, लेकिन फिर भी अगर अभी मैं इस ऑटम सिकाडा को रिफाइन करने में कामयाब रहा तो मैं फिर से अपनी अगली लाइफ में भी एक डीमन बनूंगा, जो कि सभी डीमन से कई ज्यादा क्रूएल होगा। ये बोलने के बाद वो ऑटम सिकाडा को रिफाइन करने लगता है। सच में वो काफी ज्यादा डेविलिश लग रहा होता है। तभी वहां खड़े बाकी के इमॉर्टल कल्टीवेटर्स फेंग युआन से कहते हैं, फेंग युआन, आखिर तुम्हें हंसी किस बात पर आ रही है, जबकि तुम यहाँ पर हमारे हाथों मरने वाले हो। लगता है मौत को अपने इतनी नजदीक देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मगर आगे से फेंग युआन उन लोगों से कुछ भी नहीं कहता, बस वो एक जगह पर खड़ा खड़ा उस ऑटम सिकाडा को रिफाइन करने में लगा हुआ होता है। और यूं फेंग युआन को बस एक ही जगह पर खड़ा हुआ देख वो सभी कल्टीवेटर्स एक साथ फेंग युआन पर अटैक करने के लिए फेंग युआन की ओर आने लगते हैं। मगर इसी बीच फेंग युआन उस ऑटम सिकाडा को रिफाइन कर लेता है, और उस ऑटम सिकाडा के रिफाइन होने के बाद फेंग युआन की बॉडी फट पड़ती है, जिससे कि सिर्फ फेंग युआन ही नहीं मरता बल्कि वहां पर खड़े सभी लोग भी गायब हो जाते हैं। फिर हमें एक पावर थंडर स्ट्राइक को दिखाया जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है। उस पैलेस के अंदर हम कुछ मास्टर्स को देखते हैं जो कि अपने एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट शो कर रहे होते हैं, और फिर वो मास्टर्स अपने एंसेस्टर्स के मॉन्यूमेंट्स के सामने अपने सभी तरह के रिचुअल्स को परफॉर्म करने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें कुछ और लोगों को दिखाया जाता है, और हम देखते हैं वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, कल यहाँ पर एक काफी बड़ी सेरेमनी होने वाली है, और कल उसी सेरेमनी में सभी नए डिसाइपल्स का पावर अवेकनिंग टेस्ट भी होने वाला है। तभी हम वहां खड़े एक दूसरे पर्सन को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों से कहता है, इस साल जरूर ही ब्लड काइट वालों की तरफ से काफी सारे टैलेंटेड डिसाइपल्स आने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में उस सेक्ट ने काफी ज्यादा ग्रो किया है, और वहीं हमारा सेक्ट आखिरी के 3 सालों में काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। तभी हम वहां खड़े एक और आदमी को देखते हैं
जो कि उन लोगों से कहता है, वो तो ठीक है, मगर तुम सभी बाई विलेज को कैसे भूल सकते हो? उनके पास भी एक निंग बाई नाम का डिसाइपल है। मैंने सुना है वो लड़का भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वो लड़का सिर्फ 3 साल के अंदर ही गो मास्टर के 3rd लेवल पर पहुंच चुका है। उसका टैलेंट सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी है। वो लड़का आजकल की जनरेशन का एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है। आने वाले समय में जरूर ही वो लड़का बाई फैमिली का एक पिलर बनने वाला है। फिर वो सभी ऐसे ही और भी कई सारे टैलेंटेड डिसाइपल्स की बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर वही ओल्ड मास्टर आ जाते हैं, जो कि हमने कुछ देर पहले देखे थे। और वो वहां आते ही उन लोगों से कहते हैं, अगर तुम निंग बाई की इतनी तारीफें कर ही रहे हो तो तुम्हें फैंग युआन के बारे में भी पता होना चाहिए। वो लड़का भी गो फैमिली का एक काफी प्रॉमिसिंग टैलेंट है। हालांकि वो उम्र में अभी काफी ज्यादा छोटा है, मगर फिर भी अभी से ही वो काफी इमेंस एनर्जी को होल्ड करता है। फिर वो ओल्ड मास्टर वहां खड़े सभी लोगों से कहते हैं, अब काफी रात हो चुकी है, अब तुम सबको सो जाना चाहिए। वैसे भी कल हम सभी को जल्दी उठकर सेरेमनी को भी अटेंड करना है। तभी हम वहां खड़े 2 ओल्ड मास्टर्स को देखते हैं, जो कि आगे से उस ओल्ड मास्टर की बातों को सुनकर सोच रहे होते हैं, अगर फैंग युआन हमारी फैमिली में आ जाए तो हमारी फैमिली काफी ज्यादा राइज कर सकती है। फिर वहां खड़े बाकी के सभी मास्टर्स उस ओल्ड मास्टर को रिस्पेक्ट शो करके वहां से जाने लगते हैं। वहीं फिर सीन चेंज होता है। हम गो विलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि हमारा फैंग युआन वापस से रीबॉर्न हो गया होता है। और हम फैंग युआन को देखते हैं, जो कि रीबॉर्न होने के बाद सोच रहा होता है, लगता है उस ऑटम सिकाडा ने अपना काम कर दिया है, मैं वापस से 500 साल पीछे आ चुका हूँ। सच में ये तो किसी सपने जैसा है। मेरे पास अब ऑलरेडी 500 सालों का एक्सपीरियंस है। हालांकि अब मेरी स्ट्रेंथ मेरी पिछली लाइफ जितनी नहीं है, मगर मेरा ये एक्सपीरियंस मुझे वापस से डीमन लॉर्ड बनाने में काफी ज्यादा काम आएगा। फिर कहानी का राइटर हमें ऑटम सिकाडा के बारे में बताता है। राइटर बताता है, समय इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है, क्योंकि समय से कोई भी नहीं जीत सकता। मगर जो ये सिकाडा है वो एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि समय को भी हरा सकता है। यानी कि सिकाडा के पास अपने ओनर को वापस से समय में पीछे लाने की अनइमेजिनेबल पावर्स हैं। हालांकि सिकाडा को यूज करने के लिए पहले अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। हम फैंग युआन को देखते हैं, जो कि खुद से कहता है, पहले मुझे लगता था कि ये सिकाडा की सभी कहानियां सिर्फ रूमर्स हैं, मगर अब जबकि मैं सिकाडा की पावर्स की वजह से वापस से रिबॉर्न हो चुका हूँ, तो मैं अब उस सिकाडा से पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ। मुझे अब उस आर्टिफैक्ट पर पूरी तरह से यकीन हो चुका है। अपनी पिछली लाइफ में मैंने उसे पाने के लिए हेवेंस तक से दुश्मनी कर ली थी, जबकि उस समय मुझे उस आर्टिफैक्ट की ट्रू पावर्स का पता भी नहीं था। मगर फिर भी उसे रिफाइन करने के लिए मैंने सैकड़ों कल्टीवेटर्स को खत्म कर दिया, और जो कोई भी मेरे रास्ते में आया मैं उन सभी को खत्म करता गया। तब जाकर मैं अपनी पिछली लाइफ में उस आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर पाया। मगर जबकि मैं उस आर्टिफैक्ट की वजह से रीबॉर्न हुआ हूँ, मगर फिर भी वो आर्टिफैक्ट इस लाइफ में मेरे साथ नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि मैं उस ट्रेजर को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता हूँ, और अब मैं ये नहीं जानता कि मेरा वो ट्रेजर अभी कहाँ पर है। हालांकि कई ट्रेजर्स इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्हें कि हम कई बार यूज कर सकते हैं, मगर सभी ट्रेजर्स की एक लिमिट होती है, और शायद सिकाडा की लिमिट इतनी ही थी। लेकिन मैं उस आर्टिफैक्ट को फिर से ढूंढूंगा और वापस से रिफाइन करके रहूंगा, और जो कोई भी मेरे रास्ते की रुकावट बनेगा मैं उन सभी को मौत के घाट उतार दूंगा, क्योंकि उस आर्टिफैक्ट के अलावा भी मैं कई सारे ट्रेजर्स को पोजेस करता हूँ। और ऊपर से मेरे पास 500 सालों का ऐसा एक्सपीरियंस है, जो कि मेरा सबसे बड़ा ट्रेजर है। मैंने आखिरी 500 सालों में कई सारी बैटल्स लड़ी, और इस बीच मैंने कई एक्सपर्ट्स का मुकाबला किया, और वो एक्सपीरियंस मेरी इस लाइफ में मेरे काफ़ी काम आ सकता है। ये सब सोचने के बाद वो अपनी बॉडी कंडीशन को ऑब्जर्व करके कहता है, मगर मेरी ये बॉडी अभी पूरी तरह से यूजलेस है, तो मुझे अभी करंट टाइम में अपनी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर्स की ज़रूरत है। फिर वो कुछ ट्रेजर्स की लोकेशन के बारे में याद करने लगता है, जो कि किसी तरह के माउंटेन्स होते हैं, और उन लोकेशंस को याद करते हुए वो खुद से कह रहा होता है, मैंने अपनी इस बॉडी में अभी तक प्राइमेवल सी भी ओपन नहीं किया है। अभी के समय में मेरी ये बॉडी पूरी तरह से ट्रैश है, बिल्कुल किसी मॉर्टल की तरह। अभी फिलहाल में मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि मैं अपनी करंट स्टेट में किसी जंगली जानवर तक का भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो अभी अपनी स्टेट में मैं उन माउंटेन्स पर ट्रेजर लेने नहीं जा सकता, क्योंकि उन माउंटेन्स पर जानवरों का काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो अभी फिलहाल मुझे अपने क्लैन के रिसोर्सेज का यूज़ करके जल्द से जल्द अपने प्राइमेवल सी को ओपन करना होगा, ताकि मैं जल्द से जल्द कल्टीवेशन शुरू कर सकूं, और फिर जल्द से जल्द इस गू विलेज से बाहर निकल सकूं, क्योंकि मेरे लिए ये जगह किसी छोटे से पिंजरे के बराबर है। अभी कुछ समय के लिए मुझे इसी पिंजरे में रहना होगा, जब तक कि मैं गू लेवल की 3rd स्टेज तक ना पहुंच जाऊं। मुझे जल्द से जल्द इस घटिया से माउंटेन से बाहर निकलना होगा। मगर अच्छी बात यह है कि कल यहाँ इस माउंटेन पर अवेकनिंग सेरेमनी है। उसके बाद मैं अपने इस गू मास्टर बनने की जर्नी को शुरू करूंगा। ये बोलते हुए फैंग युआन मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन तभी दरवाजे पर उसका छोटा भाई आ जाता है, और वो उसके कमरे के अंदर आते हुए उससे कहता है,
बिग ब्रदर, आखिर आप वहाँ बारिश में क्यों खड़े हैं? फिर फैंग युआन अपने छोटे भाई की तरफ देखकर मन ही मन कहता है, हम दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं। तभी उसका छोटा भाई उससे कहता है, सीनियर ब्रदर, मैंने नीचे से आपके रूम की खिड़की को खुला हुआ देखा, तो मैं आपके रूम में खिड़की को बंद करने आया था। और वैसे भी अब काफ़ी रात हो चुकी है, अब आपको सो जाना चाहिए, क्योंकि कल इस माउंटेन में अवेकनिंग सेरेमनी भी है, तो आपको सुबह जल्दी उठकर वहाँ भी जाना है। अगर अंकल आंटी को ये पता चल गया कि आप अभी तक सोए नहीं, तो वो आपकी काफ़ी चिंता करेंगे। फिर कहानी का राइटर हमें फैंग युआन के छोटे भाई के बारे में बताता है। राइटर हमें बताता है कि फैंग युआन के छोटे भाई का नाम फैंग रियो है, और बचपन से ही फैंग युआन अपने छोटे भाई फैंग रियो के साथ काफ़ी कोल्ड तरीके से बिहेव किया करता था। इस बात से फैंग रियो काफ़ी उदास रहने लगा। हालांकि फैंग युआन और फैंग रियो दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं, मगर सभी लोगों को ऐसा लगता था कि फैंग रियो बिल्कुल टैलेंटलेस है। यहाँ तक कि फैंग रियो खुद भी खुद को एक ट्रैश मानने लगा, और आसपास के सभी लोग भी फैंग रियो को काफ़ी बुली किया करते थे, जिससे कि फैंग रियो और भी ज़्यादा उदास रहने लगा। और वहीं उसके अंकल आंटी भी सिर्फ उसके बड़े भाई पर ही ध्यान देते थे। वहीं उसे ना खाने को पेट भर खाना मिलता, और कपड़े भी उसे फटे पुराने मिला करते थे, जिससे कि फैंग रियो को खुद पर काफ़ी ज़्यादा शर्म आने लगी, और वो हमेशा ही अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर चलने लगा। यहाँ तक कि वो शर्म के मारे किसी से बात भी नहीं किया करता था। वहीं फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है। हम फैंग युआन को देखते हैं, जो कि हमें बताता है, मेरे पेरेंट्स एक क्लान मिशन के दौरान मारे गए। उस समय मैं सिर्फ 3 साल का था। मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मेरे अंकल और आंटी ने मेरे पेरेंट्स की इनहेरिटेंस को पाने के लिए उन्होंने मुझे और मेरे भाई को गोद ले लिया। मगर मेरे पेरेंट्स की इनहेरिटेंस हथियाने के बाद वो दोनों ही मुझसे और मेरे छोटे ब्रदर से काफ़ी ज़्यादा बुरा सलूक करने लगे। मगर फिर एक दिन मैंने अपने खुद के सर्वाइवल के लिए अपने कुछ स्पेशल टैलेंट्स को अपने उन अंकल आंटी को दिखाया, ताकि वो लोग मुझे टैलेंटेड समझकर मुझे भी किसी जीनियस की तरह ट्रीट करें। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। मगर असल में मेरे पास किसी भी तरह का टैलेंट नहीं था। मेरी बॉडी पूरी तरह से यूजलेस थी। मगर अपनी पिछली ज़िंदगी में जब मैं अर्थ पर रहता था, तब मैं वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा स्कॉलर था, तो मुझे एंशंट कविताएं और एंशंट कहानियाँ लिखनी काफ़ी अच्छे से आती थी। बस मेरे इसी टैलेंट को देखकर मेरे अंकल आंटी को लगा कि मैं कोई जीनियस हूँ, और उस दिन के बाद से उन दोनों ने मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दिया। हालांकि ये मेरे लिए उनका प्यार नहीं, बस किसी तरह की एक इन्वेस्टमेंट थी। मगर फनी बात तो ये थी कि जो मेरा छोटा भाई असली का जीनियस था, वो इस बीच खुद की ही आइडेंटिटी खोता चला गया। हालांकि इसमें मेरा भी काफ़ी बड़ा हाथ था। मैं जानता हूँ मैंने अपने छोटे भाई के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत किया, मगर अपने सर्वाइवल के लिए मेरे पास किसी भी तरह का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन जब इन लोगों को ये सच पता चलेगा कि असली जीनियस मैं नहीं बल्कि मेरा ब्रदर है, तब ये सभी लोग मुझे भी किसी ट्रैश की तरह ट्रीट करने लगेंगे, जैसा कि अभी सभी लोग मुझे एक जीनियस समझते हैं। मगर कल की सेरेमनी के बाद से इन सभी लोगों को पता चल जाएगा कि असली जीनियस मैं नहीं बल्कि मेरा ब्रदर है, और दूसरी तरफ सभी लोग मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे। सच में हम दोनों भाइयों की फेट कितनी ज़्यादा ऑपोजिट है। मेरा ब्रदर एक ऐसा ड्रैगन है जो कि हेवंस तक राइज करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ मैं वो फायर फिनिक्स हूँ जो कि इस दुनिया को अपने पैरों के नीचे झुकाना चाहता है। मगर मेरा ब्रदर एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, और वहीं मैं, जिसने कि अपनी पिछली लाइफ में काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद खुद के टैलेंट को अवेकन किया है। पिछली लाइफ में मैं अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा नफरत किया करता था, मगर अब 500 सालों बाद मेरी वो नफरत अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि अगर मैं खुद को अपने छोटे भाई की जगह पे रखूं, तो अपनी जगह पे वो भी पूरी तरह से सही था। और मैंने अपने इन आखिरी के 500 सालों में यही सीखा है कि सभी लोग सबसे पहले अपने लिए सोचते हैं, तो इसमें सही या गलत का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और बस इस वर्ल्ड का एक ही रूल है, और वो रूल ये है कि ताकतवर ही कमज़ोरों पर राज करते हैं। यहाँ पर सभी लोग किसी एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे कि वो लोग भी खुद की लाइफ को बेटर बना सकें। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस डेमोनिक पाथ के रास्ते में कोई भी आया, तो फिर चाहे वो इंसान कितना भी सही हो, मैं उसे काफ़ी दर्दनाक मौत दूंगा। हालांकि मेरा इंटेंशन किसी से रिवेंज लेने का नहीं है, मगर जिस डेमोनिक पाथ को मैं फॉलो कर रहा हूँ, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। ये सब सोचने के बाद फिर फैंग युआन अपने छोटे भाई से बड़े ही प्यार से कहता है, तो अब तुम जा सकते हो। फिर फैंग रियो भी रूम से बाहर चला जाता है, और रूम के बाहर आने के बाद फैंग रियो मन ही मन सोचता है, काश मैं भी अपने बिग ब्रदर की तरह कोई जीनियस होता। हालांकि इस बेचारे को इस बात का पता ही नहीं है कि असल में असली जीनियस इसका बड़ा भाई नहीं, बल्कि ये खुद है। फिर वो वहां से भागता हुआ अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। फिर अगला सीन हम सुबह का देखते हैं, जहाँ पर कि एक गार्ड फैंग युआन को उठाने के लिए उसके दरवाजे पर आकर शोर मचाने लगता है। वहीं फैंग युआन भी उस शोर को सुनकर नींद से उठ जाता है, और उठते हुए वो खुद से कहता है, अभी मुझे सोए हुए सिर्फ 2 ही घंटे हुए थे, मगर इस कमीने को देखो, ये बास्टर्ड मुझे सुबह सुबह उठाने आ गया, और वहीं मेरी ये बॉडी अब तक अपनी कल्टीवेशन को अनलॉक नहीं कर पाई है।
इसी वजह से अभी मेरी ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही है। मगर तभी वो अपनी जगह पर रुक जाता है और फिर बड़े ही डेविलिश तरीके से कहता है, मगर किसी भी तरह की थकावट मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं एक डीमन किंग हूँ। फिर अगले सीन में वो खिड़की के पास आके खड़ा हो जाता है। तभी हमें एक काफ़ी खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है, जो कि फैंग युआन को खिड़की के पास खड़ा देख फैंग युआन से मुस्कुराते हुए कहती है, यंग मास्टर फैंग युआन, तो आप उठ चुके हैं। रुकिए, मैं अभी आपके रूम में आकर आपके नहाने के लिए पानी को गर्म कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लड़की फैंग युआन के लिए पानी को गर्म कर देती है। फिर फैंग युआन उस पानी से खुद को साफ करने लगता है। नेक्स्ट सीन हम 10 मिनट बाद का देखते हैं, जहाँ पर कि फैंग युआन ने खुद की बॉडी को पूरी तरह से साफ कर लिया होता है। आगे से वो लड़की फैंग युआन को कपड़े पहनाने लगती है और कपड़े पहनाने के साथ साथ वो लड़की फैंग युआन को सेड्यूस भी कर रही होती है। मगर आगे से फैंग युआन अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फिर फैंग युआन उस लड़की की तरफ बड़े ही क्रूर तरीके से देखते हुए कहता है, इस लड़की की शक्ल काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, मगर असल में ये लड़की एक स्पाई है जिसे कि मेरी आंटी ने मुझ पर नज़र रखने के लिए रखा हुआ है। फिर वो उस लड़की की तरफ देखते हुए हमें बताता है कि इस लड़की के अंदर किसी भी तरह के इमोशंस नहीं है। अगर सिंपल वर्ड्स में इसे डिस्क्राइब किया जाए तो ये लड़की एक डीमन है। तभी फैंग युआन के रूम में उसका छोटा भाई भी आ जाता है और फैंग रियो जैसे ही रूम में एंटर करता है, वो देखता है मिस जिया उसके सीनियर ब्रदर फैंग युआन के साथ लिपटी हुई होती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाता है। फिर वो मन ही मन सोचता है, मुझे भी मिस जिया जैसी ब्यूटीफुल सर्वेंट चाहिए थी, मगर मुझे मेरी आंटी ने एक काफ़ी बूढ़ी सर्वेंट दे रखी है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग युआन को देखते हैं, जो उस लड़की को खुद से दूर करते हुए कहता है, चलो अब मुझसे यूँ चिपकना बंद करो। ये बोलने के बाद फैंग युआन हमें बताता है, पिछली लाइफ में मैं भी इस लड़की के प्यार में पड़ गया था। मेरे अंदर भी इस लड़की के लिए फीलिंग्स डेवलप हो चुकी थी। मगर वहीं जब इस लड़की को अवेकनिंग सेरेमनी में ये पता चला कि मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, तब से इस लड़की ने मुझे काफ़ी बुरे तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया। फिर अगले सीन में फैंग युआन उस लड़की से जाने को कहता है। इस बात को सुनकर हम देखते हैं उस लड़की का मुंह बन जाता है, उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है, मगर फिर वो खुद को शांत करती है और वहाँ से जाने लगती है। उस लड़की के जाने के बाद फैंग युआन अपने छोटे भाई से कहता है, चलो अब अवेकनिंग सेरेमनी के लिए निकलते हैं। आगे से उसका छोटा भाई भी उसे हाँ में जवाब देता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों उस अवेकनिंग सेरेमनी के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं रास्ते में खड़े सभी लोग फैंग युआन को देखकर उसकी तारीफें करने लगते हैं। कोई कहता है फैंग युआन इस सेंचुरी का सबसे बड़ा टैलेंट है, तो कोई कहता है फैंग युआन ज़रूर से आज की इस अवेकनिंग सेरेमनी में ए ग्रेड की पावर्स को इनहेरिट करेगा। हम देखते हैं उन सभी लोगों की बातों को फैंग युआन और फैंग रियो भी सुन रहे होते हैं। वहीं फैंग रियो अपने भाई की तारीफों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। वहीं इस चीज़ को फैंग युआन भी नोटिस कर लेता है और ये देखकर वो खुद से कहता है, यहाँ पर इसका जेलस होना जायज़ है, मगर इस अवेकनिंग सेरेमनी के बाद ये सभी लोग जो अभी मेरी तारीफें कर रहे हैं, वो सभी मेरे छोटे भाई को जीनियस कहने लगेंगे और वहीं मुझे एक ट्रैश। तभी हम वहाँ खड़े कुछ और लोगों को देखते हैं, जो कि फैंग रियो को देखकर कहते हैं, इस ट्रैश को देखो, ये कितना किस्मत वाला है जो कि ये एक जीनियस का ब्रदर है। वहीं उन सभी लोगों की बातों को सुनकर बेचारा फैंग रियो और भी ज़्यादा टूट जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो किसी दलदल में धंसता जा रहा हो। वहीं उसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट भी होने लगती है। तभी फैंग युआन भी फैंग रियो की इस हालत को नोटिस कर लेता है और उसे अपने छोटे भाई के लिए काफ़ी बुरा लगने लगता है। फिर वो मन में सोचता है, बचपन से ही हमारे अंकल आंटी ने हम भाइयों के बीच एक दूसरे के लिए नफरत पैदा कर रखी है। वो हमें हमें मैनिपुलेट किया करते थे, हम दोनों को एक दूसरे के लिए भड़काया करते थे, मगर लास्ट लाइफ में मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ मेरा ब्रदर जो कि काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट था, इसीलिए मेरे अंकल पिछली बार अपने इस प्लान में कामयाब हो गए थे, मगर अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा ब्रदर मेरे डेमोनिक पाथ के बीच आया तो फिर मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वहीं हेवनली डीमन बनने के बाद मैं मिस जिया को भी अपनी एक कॉन्क्यूबाइन बनाकर रखूंगा। फिर वो अपने ब्रदर की तरफ देखकर खुद से कहता है, मगर जब तक कि मेरा ये ब्रदर मेरे रास्ते में नहीं आता, तब तक मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।